8 दिसंबर 2024 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ने अपना 40वां चार्टर दिवस मनाया। यह दिवस सार्क की स्थापना के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो संस्थान हैं, जो संगठन हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की या किसी वनडे एग्जाम की। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस और पैटर्न उठाकर जरूर आप लोग देखा करिएगा। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आखिर क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, सार्क के बारे में जानेंगे, देखेंगे। और आज के संदर्भ में सार्क की क्या प्रासंगिकता है, उस प्रासंगिकता के बारे में बात करेंगे। और सार्क में भारत का योगदान क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और सार्क को मजबूत बनाने की में भारत की भूमिका किस तरह से हो सकती है, उसे भी देखेंगे। और सार्क के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या बनी हुई हैं, उन चुनौतियों को भी हम लोग जानेंगे। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी आप लोगों को दिखाई दे रही है। इसमें आप लोग देखेंगे एशिया, कौन सा, ये है एशिया। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। सार्क का इंग्लिश में आप लोग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये नेपाल है। और आप देखेंगे कि 9 मेंबर हैं इसमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग पर पहली बार एशियाई संबंध सम्मेलन 1947, बगुइयो सम्मेलन 1950 और कोलंबो पॉवर्स सम्मेलन 1954 में चर्चा की गई थी। सार्क की अवधारणा वर्ष 1980 में तब सामने आई जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने शांति स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव रखा। सार्क की आधिकारिक स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी और जिसके 7 संस्थापक सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 2007 में अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था। भारत इसमें शामिल है, याद रखिएगा। और इसके अगर उद्देश्य की हम लोग बात करें, अब देखिए कोई संस्थान बन रहा है, संगठन बनाया जा रहा है, तो उसका कोई उद्देश्य भी तो होता है। दक्षिण एशिया में कल्याण को बढ़ावा देना तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सदस्य राज्यों के बीच आत्मनिर्भरता और आपसी विश्वास को मजबूत करना, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, अन्य विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। इसके प्रमुख सिद्धांत कौन है? संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, हस्तक्षेप तथा सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेना। अगर हम लोग सार्क के महत्व की बात करें तो सार्क में वर्ष 2021 तक विश्व के भूमि क्षेत्र का 3%, विश्व की जनसंख्या का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5.21%, 4.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। और अगर हम लोग सहयोग के दायरे की बात करें तो सार्क के एजेंडे में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता शामिल है और जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। यह वर्ष 2006 से प्रभावी है और जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में टैरिफ कम करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस 2012 में लागू हुआ और जिसका उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय निवेश को बढ़ाना तथा सेवाओं में व्यापार को स्वतंत्र बनाना है। अगर हम लोग आज के संदर्भ में सार्क की प्रासंगिकता की बात करें तो संवाद के लिए मंच, अपनी निष्क्रियता के बावजूद सार्क उन कुछ मंचों में से एक है जहां भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशियाई देश संवाद और बातचीत कर सकते हैं। समय समय पर आयोजित शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और निर्धनता जैसे ज्वलंत क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं, भले ही कोई ठोस परिणाम ना निकले। साझा क्षेत्रीय समाधान, सीमा पार आतंकवाद और महामारी जैसे मुद्दे सामूहिक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। सार्क ने पहले भी कोविड-19 आपातकालीन कोष की स्थापना जैसे पहलों का समन्वय किया और जिससे संकट के दौरान इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक एकीकरण की संभावना, 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद और लगभग 1.8 बिलियन की आबादी के साथ दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है। व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सार्क के ढांचे जैसे कि साप्टा और सेवाओं में व्यापार पर सार्क समझौता को अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। बाह्य ढांचे पर अत्यधिक निर्भरता से बचना, सार्क की उपेक्षा करने से सदस्य राष्ट्रों को
आप देखिए आसियान देश जैसे बाह्य मंचों या चीन के नेतृत्व वाली पहल जैसे BRI बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। सार्क दक्षिण एशिया को अपने विकास पथ पर नियंत्रण रखने का साधन प्रदान करता है। सार्क में भारत के योगदान की अगर हम बात करें तो सार्क शिखर सम्मेलन, भारत ने 18 सार्क शिखर सम्मेलनों में से 3 की मेजबानी की है। दूसरा शिखर सम्मेलन बेंगलोर में 1986 में, 8वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1995 में और 14वां शिखर सम्मेलन आप देखिए नई दिल्ली में 2007 में हुआ था। तकनीकी सहयोग, भारत ने अपने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों तक विस्तारित किया है और जिससे शैक्षणिक तथा तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। और इसके अतिरिक्त भारत ने 2017 में दक्षिण एशियाई उपग्रह लॉन्च किया जो सार्क देशों को उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करेगा। ये मुद्रा विनिमय व्यवस्था, 2019 में भारत ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सार्क सदस्यों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के स्टैंड बाय स्वैप को शामिल करने को मंजूरी दी थी। और आपदा प्रबंधन, भारत गुजरात में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की अंतरिम इकाई की मेजबानी करता है। यह केंद्र सार्क के देशों में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए नीतिगत सलाह, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण प्रदान करता है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, भारत दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का घर है और जिसकी स्थापना 14वें सार्क में अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से की गई थी। यह सार्क देशों के छात्रों और विद्वानों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है। सार्क को मजबूत बनाने में भारत की भूमिका क्या है? तो नेतृत्व की क्षमता, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सार्क देशों के बीच क्षेत्रफल और जनसंख्या का 70% से अधिक हिस्सा बनाता है तथा लगभग सभी सदस्य देशों से रणनीतिक रूप से संबंधित हुआ है। सार्क उपग्रह और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन जैसी पहल भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। प्रस्तावित उपाय, भारत को कम विकसित सार्क देशों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच जैसी एकतरफा रियायतें देना जारी रखना चाहिए और छोटे देशों को भी भारत की प्रगति को अपने लिए खतरा मानने के बजाय उसका लाभ अपने विकास के लिए उठाना चाहिए। और BBIN मोटर वाहन समझौते जैसे क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को मजबूत करना तथा उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना। और भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, साथ ही छोटे पड़ोसियों के बीच बिग ब्रदर की धारणा को भी नियंत्रित करना है। और आप देखिए क्वाड, इसमें आप देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है क्वाड में। क्वाड और हिंद प्रशांत साझेदारी जैसे मंचों का उपयोग बाहरी दबाव को संतुलित करने और क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। भारत पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए बिम्स्टेक का भी उपयोग कर सकता है। और बिम्स्टेक भी एक संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं आप लोग बताइए। छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन केंद्रित पहलों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना। सार्क की समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? एक तो राजनीतिक तनाव, द्विपक्षीय संघर्ष, सकल घरेलू उत्पाद तथा जनसंख्या के मामले में भारत और पाकिस्तान सार्क में प्रभावी भूमिका में है, लेकिन आतंकवाद एवं क्षेत्रीय विवाद जैसे मुद्दे सहित इनके बीच तनावपूर्ण संबंध और सहयोग में बाधक हैं। सीमा पार आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान की निष्क्रियता के कारण भारत ने 2016 में 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया और जिसके परिणाम स्वरूप इसे स्थगित कर दिया गया। 18वां सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में आयोजित किया गया था। इसका परिणाम 36 सूत्रीय काठमांडू घोषणा पत्र लाया गया था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित कई सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता तथा शासन संबंधी समस्याओं के कारण दीर्घकालिक क्षेत्रीय नियोजन में बाधा आती है। निम्न आर्थिक एकीकरण, सार्क देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय व्यापार उनके कुल व्यापार का केवल 5% है, जबकि यूरोपीय संघ में यह 65%, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ में यह आप देखें कि कितना 26%। साप्ता के सीमित कार्यान्वयन तथा उत्पाद वृद्धिकरण की कमी से आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है। असममित विकास, भारत के प्रभुत्व से अक्सर इसे बिग ब्रदर सिंड्रोम की संज्ञा दिए जाने से छोटे देशों के बीच अविश्वास पैदा होता है। छोटे सदस्य देश अक्सर भारत को बहुत अधिक प्रभावशाली मानते हैं और जिससे इसके द्वारा भारतीय पहलों का विरोध किया जाता है और इस धारणा से सामूहिक कार्रवाई हतोत्साहित होने के साथ चीन जैसी बाहरी शक्तियों पर निर्भरता में वृद्धि होती है। नेपाल, भूटान, मालदीव बुनियादी ढांचे की कमी के साथ सीमित संसाधनों से ग्रस्त हैं। एक संस्थागत कमजोरियां, सार्क के चार्टर में निर्णयों हेतु सर्वसम्मति की आवश्यकता होने से कोई भी सदस्य प्रगतिशील मुद्दों से संबंधित प्रगति को रोक सकता है। पाकिस्तान ने अक्सर इस तंत्र का उपयोग सार्क मोटर वाहन एवं रेलवे समझौतों जैसे समझौतों को अवरुद्ध करने के लिए किया है।
चीन यूरोपीय संघ अमेरिका जैसे पर्यवेक्षकों की भूमिकाओं के बारे में स्पष्टता का अभाव होने से बाहरी समर्थन सीमित रहा है। विवादास्पद द्विपक्षीय मामलों को अलग रखने से क्षेत्रीय तनाव के मूल कारणों का समाधान करने की सार्क की क्षमता सीमित हुई है और इससे विवादों को सुलझाने में संगठन की प्रासंगिकता कमजोर हुई है। क्या हुई है? कमजोर हुई है। बाह्य प्रभाव, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की बात हो रही है के माध्यम से चीन की बढ़ती उपस्थिति एवं श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में इसके रणनीतिक निवेश ने सार्क के देशों के बीच गतिशीलता जटिल की है। क्या की है? जटिल की है और जटिल हुई है। और आप देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसमें तथा हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास से चीन के प्रभाव में वृद्धि हुई है। और देख लीजिए, ये आप देखेंगे यहाँ आप लोगों को नेपाल देखने को मिल रहा है। एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, इन देशों के बारे में भी कुछ आपको पॉइंट बता देता हूं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे कि आपको ये देखने को मिलेगा, ये अफगानिस्तान है जो पीओके वाला हिस्सा है पाकिस्तान के कब्जे में, उसकी सीमा हमारी लगती है। यह तेल और खनिज संपन्न मध्य एशियाई गणराज्य के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, सलमा बांध है और 2002 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में विकास सहायता में $4 बिलियन खर्च किए हैं। हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स जैसे राजमार्ग, अस्पताल, संसद भवन, ग्रामीण स्कूल, विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण किया है। अफगानिस्तान का आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। फिर अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो ये श्रीलंका है, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी यहाँ देखने को मिलेगी। भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और भारत IMF में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से समर्थन करने वाला पहला देश है। और प्रमुख मुद्दा समुद्री सीमा पार कर रहे मछुआरे इसमें आप देखेंगे और इनके बीच मित्र शक्ति सेना ये अभ्यास होते हैं और नौसेना एस्लेनेक्स होता है, ये भी आप देखेंगे। ठीक है। और बांग्लादेश की बात करें तो ये बांग्लादेश है, ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत के साथ 4096 किलोमीटर से अधिक की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जल बंटवारे संबंधी समझौते जैसे कुशियारा नदी, ये 2022 में, गंगा जल संधि 1996 में। प्रमुख मुद्दे तिस्ता नदी जल विवाद और सैन्य अभ्यास संप्रीति, आप देखिए सैन्य प्रशिक्षण और बोंगो सागर नौसेना के बीच होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भूटान की बात करें तो ये भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा कितने 4 राज्यों की सीमा लगती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और भारत का भूटान सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। पारस्परिक रूप से लाभकारी जल विद्युत सहयोग मंगछेदु, खोलोंगछू, चूखा जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और ये ग्याल श्रृंग परियोजना के लिए भारत की अनुदान सहायता दी गई। इसे भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ भूटान के ड्रग रैन का एकीकरण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। और भारत की अयोध्या और नेपाल के जनकपुर को जोड़ने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और प्रमुख मुद्दे प्रादेशिक विवाद, काला पानी का लिम्पियाधुरा, लिपू लेक का। सूर्य किरण जो है ना, सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका किसके, भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। 1947 तक हमारा हिस्सा था। भारत पाक राजनीतिक संबंध काफी सीमित हैं और समय समय पर संबंधों में सुधारने के प्रयास अक्सर असफल होते रहे। पुलवामा आतंकी हमला 2019 के बाद भारत ने पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा रद्द कर दिया। सिंधु जल संधि 1960 को अक्सर दक्षिण एशिया में सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक के रूप में माना जाता है। और प्रमुख मुद्दे देखिए, सीमा पार आतंकवाद हो गया, कश्मीर मुद्दा हो गया, CPEC भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। और मालदीव की बात करें तो यहाँ मालदीव देखने को मिलेगा। भारत मालदीव दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के साथ इसके सैन्य अभ्यास को वीरियन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन शील्ड, एक भारतीय कंपनी द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी इंफ्रा परियोजना है, तो ये भी याद रखिए। मालदीव चीन के मोतियों की माला में एक महत्वपूर्ण मोती है। मालदीव के लोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों की ओर बढ़ रहे हैं। भारत को दबंग और बड़े भाई के रूप में पेश किया जा रहा है। इंडिया आउट अभियान भी चलाया गया था यहाँ, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे ये है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है सार्क की। अब कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।